कि कल डकी से आपकी मुलाकात हुई, क्या टॉर्चर किया गया, उस पर मारा गया है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि उसके ऊपर जो अफेंस लगे हैं वो बेलेबल है। अगर बेलेबल अफेंस हैं तो 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड क्यों? नए कानून के मुताबिक एफआईए के पास इख्तियार है कि वो 90 दिन का रिमांड ले सकते हैं। करोड़ों रुपए की मद में इसने जो है वो बाहर से पैसे इसके पास आए, इसके अकाउंट में आए। क्या अब ये रिकवर करवाएगा इदारा? अगर रिकवर करवाता है तो क्या कौमी खजाने में जाएंगे? अगर डक्की को, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि अगर डक्की को आपने अरेस्ट किया है तो इसमें फिर बहुत सारे लोग हैं, वसीम अकरम है, रजब भट्ट है, बहुत सारे लोग हैं। अभी तक एक एफआईए सामने नहीं ला सका जो ये कहे कि मेरे साथ डक्की ने फ्रॉड किया है। इसमें एफआईए खुद ही कंप्लेनेंट है। डकी भाई कब तक अपनी आवाम को नजर आएंगे या कितनी देर उनकी कस्टडी में? सादो रहमान डकी भाई जो गिरफ्तार किया गया एफआई की जानिब से एयरपोर्ट से मुल्क से फरार होते हुए, नाज़रीन उसके बाद जो है डकी भाई को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तमाम जो भी खबर दी जा रही है डकी भाई से रिलेटेड दी जा रही है। फयाज रामे मेरे साथ मौजूद हैं जो कल कमरा अदालत में डकी भाई के साथ मौजूद थे। बात की जा रही है कि डकी को सज़ा कितनी होगी, वो कंट्री हेड निकला है और मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। इस टाइम डकी का केस जो है वो फयाज रामे साहब देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। फयाज भाई मुझे बताइएगा कि डकी को गिरफ्तार किया गया है गैम्बलिंग के अंदर, कहा जा रहा है कि वो कंट्री हेड है, कुछ शवाहिद मिले हैं। मुझे बताइएगा कि कल डकी से आपकी मुलाकात हुई तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कह रहा था, क्या टॉर्चर किया गया उस पर? क्योंकि मुख्तलिफ रूमर्स हैं कि उसको मारा गया है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरी कल डिटेल में उनके साथ और उनके अहले खाना के साथ मुलाकात हुई। अदालत में पूरा केस भी डिस्कस किया। मैंने उनसे बाकायदा तौर पर कोर्ट में ये सवाल किया कि आपको किसी किस्म का कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा हूँ। और मुझसे उन्होंने जो जो चीज़ें मांगी थी, जैसा कि मोबाइल फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, वो मैंने उनके हवाले कर दिए। मैं मतलब पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ, तो मुझ पे किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं किया गया। हमने उनसे पूछा आप कोई मेडिकल करवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई टॉर्चर नहीं किया गया। रही बात कंट्री हेड की, तो कंट्री हेड के हवाले से एफआईए से अदालत ने, जज साहब जो थे, नईम साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ज़िला कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्होंने बाकायदा शुएब साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनसे पूछा कि आप बताएं कि इनके ऊपर कंट्री हेड होने के हवाले से आपके पास क्या एविडेंस है? तो इस हवाले से वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक चैट मौजूद है, व्हाट्सएप चैट मौजूद है। जिसकी बात की जा रही थी मशकूक व्हाट्सएप नंबर है। जी, व्हाट्सएप चैट मौजूद है। उन्होंने कहा जी वो जब चैट को एग्जामिन किया गया तो उस दौरान जस्ट वो एक वीडियो की प्रमोशन कर रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली, जिस पे डकी भाई ने जवाब दिया कि डेफिनेटली जब किसी भी, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं किसी भी पार्टी से जब कोई बात करूँगा इस हवाले से तो थ्रू व्हाट्सएप करूँगा, और उसमें जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह की है कि उसमें जो प्रमोशन के हवाले से चार्जेस वगैरह होते हैं वो डिस्कशन हो रही है। इससे ये कोई वो ऐसा एविडेंस नहीं दे सके जिसके तहत वो किसी कंपनी के मैनेजर हों या कंट्री हेड हों। लेकिन उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा मामला, कोई पेपर वर्क, कोई ऐसी चीज़ वो नहीं दे सके। बल्कि उन्होंने कहा जी कि ये जो एप्लीकेशन है, डेमो एप्लीकेशन, जो कि गैम्बलिंग ऐप के तौर पर जिसको कहा जा रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि उसके ऊपर जो अफेंस लगे हैं वो बेलेबल है। अगर बेलेबल अफेंस हैं तो 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड क्यों, यानी कि मुतादिद उसको क्यों इस तरह उनकी कस्टडी में दिया गया? जज साहब ने उसको बरी क्यों नहीं किया या उसकी ज़मानत क्यों नहीं मंजूर की गई? इन सारे ऑफेंसेस में जो एफआईए से रिलेटेड हैं, उनकी सज़ा किसी भी ऑफेंस की 3 साल से ज़्यादा नहीं है। वो सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और अगर उनकी आप वर्डिंग पढ़ें तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड मतलब किसी को कोई रिप्रेजेंट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, ठीक है? तो यूट्यूब पे जो फोरम होता है, जिस तरह का चैनल है, वो खुद किसी ने आके सब्सक्राइब करना होता है। किसी को इंस्टिगेट नहीं किया जा सकता कि आप आएँ, इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ज़बरदस्ती तो आप नहीं करवा सकते। तो इस तरह से जितने भी सेक्शन एफआईए ने लगाए हैं, अगर उनका ट्रू मीनिंग में उनको आप रीड करें, उनको लीगल माइंड से देखें, जो लोग इसमें लीगल माइंड रखते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होते, उनकी लैंग्वेज के मुताबिक वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उसके कुछ एसेंशियल होते हैं। किसी को मिसलीड करना, किसी को इंस्टिगेट करना। उन्होंने तो किसी को इंस्टिगेट नहीं किया। जिसने, आपका एक यूट्यूब चैनल है, जिसने सब्सक्राइब करना है कर ले, जिसने फॉलो करना है कर ले, जिसने नहीं करना ना करे। अच्छा फयाज साहब मुझे बताइएगा, सवाल मेरा था कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों लिया गया मज़ीद? जी, बिल्कुल। इसमें नए कानून के मुताबिक एफआईए के पास इख्तियार है कि वो 90 दिन का रिमांड ले सकते हैं। 90 दिन का रिमांड ले सकते हैं, तो ये तो अभी 4 डेज़ का दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के ये बेशुमार इसमें फ़ैसले हैं कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
रिमांड लेना चाहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, अदालत उसमें एक हद तक इंटरफेयर कर सकती है। अगर आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो ये समझा जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर है। तो उस लिहाज से अभी अदालत ने कम रिमांड दिया है, कोई बहुत भी 90 दिन और दिया जा सकता है रिमांड। कानूनी तौर पर दिया जा सकता है, लेकिन रिमांड लेने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत को सेटिस्फाई करना होता है कि उसने जो पिछला रिमांड लिया था उसमें क्या प्रोग्रेस की है, और फर्दर अगर रिमांड लेना है तो किस मकसद के लिए लेना है। विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन तो किसी भी बंदे की बॉडी, उसका जिस्म किसी के हवाले नहीं ना कर सकते। अच्छा, जिस्मानी रिमांड का क्या मतलब होता है? लोग समझ रहे हैं कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा या उसको टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। बिल्कुल, आप जिस्मानी रिमांड का लीगली अगर देखा जाए कानूनी तौर पर ये होता है कि मुलज़म का जिस्म जो है वो तहवील में रहेगा पुलिस का। फिज़िकल रिमांड का मतलब ये होता है कि जितने दिन का रिमांड अदालत देगी उतने दिन वो उस मुलज़म का जिस्म, उस मुलज़म की बॉडी पुलिस की जो है वो कस्टडी में रहेगी। उस दौरान बेसिकली जिस्मानी रिमांड का जो मकसद होता है वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस। उसमें टॉर्चर तो नहीं कर सकते? उसमें लीगली टॉर्चर आप नहीं कर सकते। अगर किया जाता है तो उसका फिर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। उसमें फिर मेडिकल 2-2 दिन का क्यों दिया जाता है कि अगर कोई टॉर्चर किया जा रहा है तो मुलज़म का मेडिकल हो सके। अच्छा, डकी की फिजिकल बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्या आपको लगा इस पे तशद्दुद किया गया है? अब वो थोड़ा परेशान था, जहाँ तक मैंने उससे देखा है वो परेशान था, उसकी फैमिली भी परेशान थी, और मेरे ख़्याल में उसको थोड़ा बहुत मेंटली टॉर्चर जो है वो किया गया है। आपसे कोई बात की उसने कि मैंने ये गैम्बलिंग की है, प्रमोट किया है, या कितने पैसे लिए हैं? जी, मेरे साथ उसकी बात हुई, लेकिन उसमें उसने कहा कि मेरा इस ऐप के साथ कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। मैं चूँकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उसको प्रमोट करता हूँ, और वो मेरी नेचर ऑफ़ जॉब है। तो मुझे किसी ने ऑफ़र किया तो मैंने इसको, पैसे सही चार्ज किए उसने? ये तो देखें, ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये तो वो अच्छा सर, एज अ लॉयर आप क्या समझते हैं जिसके 1 मिलियन, 2 मिलियन या 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अगर उसको कोई भी ऐप एक अप्रोच करती है और अच्छे खासे अमाउंट देती है, तो उसको नहीं लगता कि उसको सोचना चाहिए कि ये क्या के काम करती है, इसका काम क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, मनफी हैं या मुस्बत हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा वैलिड है। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके 9-9 मिलियन होते हैं, डेफ़िनेटली लोगों के उनके साथ सेंटिमेंट्स अटैच हैं। तो उनको कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे उन लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। देखें, अभी ये जेल में है, तो जो इनके फॉलोवर हैं उनको डेफ़िनेटली अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये गलत किया इसने। इनको ऐसा एक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। सर मुझे बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अच्छा खासा चार्ज करता था, करोड़ों रुपए की मद में इसने जो है वो बाहर से पैसे इसके पास आए, इसके अकाउंट में आए। क्या अब ये रिकवर करवाएगा इदारा? अगर रिकवर करवाता है तो क्या कौमी ख़जाने में जाएंगे? देखें, ये तो अब एफआईए डील कर देखेगा उसको। अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई सेक्शन ऐड नहीं हुआ। मैंने जो 6 सेक्शन आपको पढ़ के दिखाए, उसमें से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एफआईए की फ़ाइल के ऊपर आज तक की डेट में कोई सेक्शन नहीं है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई सबूत सामने आता है या वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फिर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसा लास्ट में मुझे बताइएगा कि बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाला बच्चा एफआईए के हत्थे चढ़ गया है, और आपको पता है इदारे जब पकड़ते हैं तो सबसे पहले जो उसको फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। उसकी वालदा, उसकी बेगम का क्या हालात हैं? कोई बातचीत हुई? डकी क्या कह रहा है? क्या वहाँ भी पिज़्ज़े बर्गर खाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो परेशान थे। मेरी उनसे डिटेल में उनकी मदर के साथ बात हुई। वो उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान के इदारों के ऊपर पूरी तरह से यकीन है, भरोसा है, लेकिन थोड़ा-सा ये 4 दिन के रिमांड से वो डिसअपॉइंट थे। उन्होंने कहा कि जब हमने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सारी चीज़ें हवाले कर दी हैं, जिसके ज़रिए से पूरा नेटवर्क जो है, जो भी वो ट्रेस करना चाहते हैं, वो कर दिए हैं, फिर फर्दर रिमांड की कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं बनती थी। तो इस पे वो थोड़ा परेशान थे, और एंड में उन्होंने ये कहा कि रिसेंटली मेरे बेटे ने सिंध गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स में काम किया, पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम किया, अभी वो मलेशियन गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया हुआ था। तो उन्होंने, उनका यही कहना था कि उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान के मुफाद में ना सर हो। लास्ट में मुझे बताइएगा कि जिस ऐप का जिक्र किया जा रहा है बैट का, हमने बड़ी प्रीमियर लीग में भी देखा कि उसको बड़ी उसकी तशहीर की गई, मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ प्लेयर्स ने अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर भी उसको, उसके जो लोगों को चस्पा किया हुआ। क्या समझते हैं कि वहाँ इदारों को हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि ये एक गैम्बलिंग ऐप है और अगर ये प्रमोट हो रही है हमारे ज़रिए तो हम इसको रोकें, या वहाँ स्पॉन्सरशिप का कोई मसला आ रहा था? देखें, ये आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है, और ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप चलाएं भी। देखें, पाकिस्तान का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 4 ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
कोई भी, चाहे ईसाई है, चाहे कोई यूट्यूबर है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर डकी को, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि अगर डकी को आपने अरेस्ट किया है तो इसमें फिर बहुत सारे लोग हैं, वसीम अकरम है, रजब भट्ट है, बहुत सारे लोग हैं। पीएसएल में किस तरह, किसी ने कहा कि रजब की इंक्वायरी थी और वो बाहर भाग गया। देखिए उनको इन्वेस्टिगेट करें फिर सबको। सबसे पहले तो आपने खुद अभी कहा कि पीएसएल में 1x बेट के नाम से एक एप्लीकेशन चलती रही, उन सबको इन्वेस्टिगेट करें। फिर आपने ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखी है कि एक के ऊपर आपने तलवार लटकाई हुई है, एक को आपने अरेस्ट कर लिया और बाकियों के लिए आपका कोई नहीं, और इसमें प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ भी फॉलो नहीं किया गया। देखें, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आप इक्वली ट्रीट करें। ये नहीं है कि आपने अभी तक डकी के मुताबिक एफआईए ने जितनी प्रोसीडिंग की है उसमें किसी किस्म का कोई एक नोटिस रिसीव नहीं हुआ। एफआईए ये कहता है कि हमने अंडर सेक्शन 160 सीआरपीसी नोटिस सर्व किए हैं, लेकिन वो आए नहीं। देखें, एफआईए ने जब उनको अरेस्ट करना था एयरपोर्ट से कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नोटिस गया हो और कोई बंदा अदालत में ना आए। एफआईए इस हवाले से कोई एक वीडियो, कोई एक पिक्चर दिखा दे जिसमें एफआईए का कोई सर्वेंट, कोई एहलकार डकी के घर के बाहर नोटिस लेकर खड़ा हो। कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स नोटिस रिसीव नहीं करता, आप उसके घर के बाहर चश्मा कर दें, ठीक है। अगर वो नहीं करता, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दें। तो कोई ऐसा नोटिस रिसीव नहीं हुआ जिसमें इंक्वायरी को प्रोसीजर जो है वो टोटली वायलेट किया गया। डायरेक्टली उसके ऊपर खुद ही से इंक्वायरी करके एयरपोर्ट से पूरी इंक्वायरी मुकम्मल करके अरेस्ट कर लिया और ये न्यूज़ चला दिया कि वो आउट ऑफ कंट्री फरार हो रहा था। तो ऐसा लास्ट में जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो गैम्बलिंग वाली ऐप है, क्या उसको प्रमोट किया जाए, ना किया जाए? और जो उसके इस्तेमाल में आके अफेक्टेड हो रहे हैं, नौजवान हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी अपनी जमा पूंजी से जो है हाथ धो बैठते हैं, उनके नाम क्या पैगाम करना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको यही कहूँगा कि ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। डेफिनेटली इस चीज़ को दुनिया का कोई कानून प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इसके अलावा और जितने यूट्यूबर हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा, डकी भाई देखें बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, और जो भी इस तरह के लोग कर रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि वो बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डकी भाई बच्चों के हीरो हैं, क्योंकि वो इस तरह के व्लॉग बनाते हैं। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने कंटेंट में थोड़ा सा चेंजिंग लेकर आएँ, ताकि लोग उनको और भी पसंद करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तो ये हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं उनको चाहिए कि वो अपने कंटेंट में थोड़ी चेंजिंग लेकर आएँ और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना करें। और जो लोग इसको कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि अगर सक्सेस का या शिकंजे में आ जाएंगे। डीजी साहब ने कह दिया कि तमाम जो भी इन्फ्लुएंसर इस में काम में मुलविस हैं उनको जो है ले आएंगे हम। बिल्कुल। और बेसिकली हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, ये शॉर्टकट ढूंढती है अमीर होने का। तो उन्हें चाहिए कि देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस। उन्हें चाहिए कि जो मेहनत वाला रास्ता है ना वो अडॉप्ट करें। 10 करोड़ रुपए के घर को डिस्कस किया जा रहा था कि डकी का कहाँ से आया। अब कमेंट सेक्शन में बहुत सारा ढेर लगा कि यहाँ से आया। वो तो ये भी कहा जा रहा है कि वो रेंट का घर है। खैर बहरहाल वो बात की बातें हैं। अच्छा फयाज साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी इदारे को जब कोई दरख्वास्त मसूल होती है उसके बाद कार्रवाई की जाती है। डकी भाई के खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेन दी थी कि भाई मेरे जो पैसे हैं इस ऐप की वजह से चले गए और मैंने डकी के कहने पे ये इंस्टॉल की थी? देखें, यही तो मामला है। यहाँ पे एफआईए खुद मुद्दई है इस केस में। अभी तक अदालत ने इनसे पूछा तो कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट उनके पास नहीं था। पूरे पाकिस्तान में से कोई एक ऐसा बंदा नहीं उनके अगेंस्ट पेश हुआ जिसने कहा कि मेरे साथ इन्होंने स्कैम किया। उन्होंने ये फ्रॉड की एलिगेशन भी लगा दिए, 420 भी लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड भी लगा दिया। कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट अभी तक एक एफआईए सामने नहीं ला सका जो ये कहे कि मेरे साथ डकी ने फ्रॉड किया है। इसमें एफआईए खुद ही कंप्लेनेंट है। और इस तरह के केसेस में बदकिस्मती के साथ, क्योंकि मेरा 10-12 साल से इसी तरह के केसेस से वास्ता है, होता फिर ये है कि वो प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते और वो बाद में कोई सेटिंग होती है और वो वाइंड अप हो जाते हैं। सेटिंग किस तरह? वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नैब के हवाले से अगर आप देखें तो सेक्शन 25 क्लियर है। आप आएँ, प्ली बार्गेन करेंगे। आपने 80 करोड़ का घपला किया है, 25 करोड़ दें, बात खत्म हो जाएगी। दुनिया तो सोच रही है कि जितने ये करोड़ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको रिकवर करके कौमी खजाने में डाला जाएगा। चलें, अगर ऐसा होता है तो बड़ी बात है। देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से डायरेक्टर एफआईए क्या एविडेंस लेकर आते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। अगर नहीं लेकर आते तो फिर उनको आने वाले वक्त में ये भी सोचना होगा। फिर आने वाले वक्त में हम जैसे लोग हाई कोर्ट में जाएंगे कि किसी भी शख्स की जो लिबर्टी है विदाउट अवेलिंग प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है वो कटेल ना की लास्ट में बता दीजिएगा कि डकी भाई कब तक अपनी आवाम को नजर आएंगे या कितनी देर उनकी कस्टडी में रहेंगे? देखें, ये तो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। अभी इन्वेस्टिगेशन क्या रुख अख्तियार करती है। जैसे अभी आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं और ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। अगर तो
4 दिन के रिमांड ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 दिन के रिमांड में कोई नई चीज़ सामने नहीं आती तो डेफिनेटली ये जुडिशल हो जाएंगे और उसके बाद फिर बेल का प्रोसेस है। और अगर FIA कोई ऐसी नई चीज़ें जिस तरह से वो दावा कर रहा है लेकर आ जाता है सामने, तो फिर ये केस कुछ और रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। प्यार करेगा नाज़रीन, मेरी तमाम इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूबर से, जितने भी लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर है, उनसे एक गुजारिश है कि आप पैसों की चमक देखकर आंखें बंद ना कर लिया करें। आप हमेशा आंखें खोला करें और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बेवकूफ़ ना बनाएं कि मैंने 10 करोड़ का घर ले लिया, मैंने 20 करोड़ का घर ले लिया। उस बच्चे के, उस बेटी के बहुत सारी जो इमोशन होते हैं वो आपके साथ जुड़े होते हैं, जो अपने वालिद से, शोहर से या भाई से बड़े मुतासिर होते हैं क्योंकि वो पूरे नहीं कर पाता। लेकिन आप जिस तरह पूरे कर रहे हैं वो FIA जो है वो सामने लेकर आ रहा है। जिस तरह डकी भाई को भी गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है उसको ट्रायल में देखा जाएगा कि क्या उसका कसूर कितना था, कहाँ उसने प्रमोट किया और कहाँ वो कंट्री हेड पाया गया या नहीं पाया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अभी बेसिकली तफ्तीश में देखी जाएंगी। उसके बाद जो है अदालत इसका फैसला करेगी कि उनको जुडिशल करना है या मज़ीद रिमांड में देना है। फ़याद राम साथ हमारे साथ मौजूद थे, तमाम डिटेल इनसे जानने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।